बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरें प्रलय की घोर घटाएं। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और दूसरों का इलाज करना चाहती हूँ। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ, बच्चों को शिक्षा देना चाहती हूँ। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। मैं बड़े होकर फौजी बनना चाहती हूँ, देश की रक्षा करने के लिए। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बचपन से ही अपने हाथों की मुट्ठी में इन बच्चों ने न जाने कितने ख्वाब दबा रखे हैं। मुट्ठी खुलेगी तो ख्वाबों को पंख लगेंगे, और ये हम सबको सुनिश्चित करना है कि इन ख्वाबों की उड़ान इतनी ऊंची हो कि दूर क्षितिज में सूरज बनकर चमके। साथ ही देश के भविष्य की चमक इतनी तेज हो कि पूरा जहां रोशन हो उठे। तभी तो बनेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत एक ऐसा देश जिसकी करीब 60% आबादी की उम्र 25 साल से कम है, और भारत के दिल के करीब बसा राज्य हरियाणा, जिसकी मिट्टी ने लगातार देश का नाम रोशन करने वालों को जन्म दिया। जिस राज्य या देश की आबादी में एक बड़ा हिस्सा जवान हो, ऐसे में उसका भविष्य भी उन जवानों और बच्चों पर निर्भर करता है। भविष्य को निखारने के लिए उनके वर्तमान यानी बचपन को संवारना भी उतना ही जरूरी है। भारत की संसद से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित होने के साथ ही बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला। इस कानून के बाद देश की हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय हुई कि वो केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और देश के हर 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराए। 1 अप्रैल 2010 से लागू होने के बाद इस अधिनियम से करोड़ों बच्चों का भविष्य संवारा जा चुका है। लेकिन अभी भी देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, जो न तो कभी स्कूल गए और स्कूल के बारे में कभी सोचा भी तो जाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे बच्चों के लिए केंद्र सरकार साल 2010 से ही विशेष अभियान चला रही है, जिसे राज्य सरकारें तमाम विभागों और सामाजिक संगठनों की मदद से सफल बना रही हैं। देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उड़ान भर रहा है। हरियाणा सरकार राज्य के किसी भी तबके या क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सारे बच्चे स्कूल में आएँ और स्कूल में रहें और 14 साल की उम्र तक और 8वीं क्लास तक पढ़ें। इसके बावजूद हमने ये महसूस किया है कि बहुत से बच्चे हैं जो क्लास से बाहर रहते हैं, स्कूल से बाहर रहते हैं, उसके बहुत से कारण हैं। उसको ध्यान में रखे हमने कोशिश की है कि ये 2% का जो गैप हमारा 1 से और 8वीं क्लास के बीच में होता है, इसे कम से कम किया जाए
और बच्चों को जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं उनको स्कूल में लेके आएँ, और किसी वजह से वो बाहर रहते हैं तो उनको एक स्पेशल हमारे एजुकेशनल सेंटर्स हैं जिसमें उन बच्चों को पहले चिन्हित करते हैं और फिर वहाँ पे शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यानी वे बच्चे जिन्हें स्कूली शिक्षा नसीब नहीं होती, ऐसे बच्चों के लिए विशेष तौर पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर अभियान चला रही हैं, जिससे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से शिक्षित किया जा सके और उसके बाद उन्हें पास के स्कूलों से जोड़ा जा सके। पास हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? बेटा पास हो जाओगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल प्रोग्राम जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए हमने एक बनाया हुआ है, और इस प्रोग्राम के तहत हमने पिछले 5 सालों में हमारी 2 NGOs के साथ हमारा MOU हुआ है। एक हुमाना पीपल टू पीपल NGO है, दूसरी अनुभूति के नाम से NGO इसमें हमारे साथ काम कर रही हैं। ये हमारे साथ मिलके जो फॉर्मल स्कूलिंग के दायरे से बच्चे जो बाहर हैं उनको आइडेंटिफिकेशन का ये काम करते हैं, और हमारा जो ब्रिज कोर्स हैं और जो स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें इनको लाते हैं। जो आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम है ये भी RT एक्ट का ही एक प्रोविज़न था कि कुछ बच्चे स्कूल से बाहर रह जाते हैं बहुत एफर्ट्स करने के बाद, उन बच्चों को मेन स्ट्रीम कैसे करना है। तो इसके लिए जो इसका हरियाणा में इम्प्लीमेंटेशन है और हरियाणा का जो रेफरेंस है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि हरियाणा एक रिच स्टेट है, डेवलपमेंट बहुत फास्ट है यहाँ पर, तो नेबरिंग स्टेट्स बिहार है, UP है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ लोग काम के लिए आते रहते हैं, और उनके अलावा भी कुछ लोग जो घुमंतु जाति जिन्हें हम नोमैड्स कहते हैं, रैग पिकर्स हैं या बैगर्स कम्युनिटी से हैं, इनके बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल से बाहर, जब भी हम इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए निकलते हैं तो ये बच्चे हमें मिलते हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जाता है, और ये सब कैसे संभव हो पाता है ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। एक इंक्लूसिव ग्रोथ का जो प्रयास है सरकार का, उसी के तहत जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको चिन्हित किया जाता है ज़िले में, और अभी तक मेरे ख्याल से 400 के आसपास बच्चों को चिन्हित किया जा चुका है। ये वो बच्चे हैं जो किसी भी कारणवश स्कूलों में नहीं जा पाते, चाहे वो कोई आर्थिक स्थिति उनकी है, चाहे कोई मोटिवेशन की कमी है, चाहे माँ बाप में अखलाक की कोई उनमें कमी है। तो अवेयरनेस भी इसका एक बहुत बड़ा पहलू है जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी काम करती है, चाहे वो PRIs हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के लोग हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं सब लोग। हरियाणा सरकार साल 2011 से लगातार आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों से जोड़ती आ रही है, और 2016 से ये काम और अधिक तेजी से हुआ है। फिलहाल हरियाणा सरकार के स्कूलों में कुल 984 स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स में दाखिल होने वाले बच्चों को विशेष कोर्स कराया जाता है, जिनकी पढ़ाई या तो बीच में छूट गई या फिर वे उम्र के हिसाब से स्कूली शिक्षा नहीं ले पाए। साल 2016 से साल 2022 के बीच 75,000 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स के जरिए पढ़ाया गया। इसके बाद उन्हें उनकी उम्र के अनुसार कक्षाओं में दाखिला दिलाया गया। कोरोना महामारी जैसे कठिन समय के दौरान साल 2021 में करीब 25,000 बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स की मदद से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के काबिल बनाया गया। और इन बच्चों में वसीम जैसे बच्चे भी शामिल हैं, जिनके लिए स्कूल जाना किसी ख्वाब से कम नहीं था। लेकिन हरियाणा सरकार और साथ काम करने वाले तमाम समाज सेवी संगठनों के प्रयासों से वसीम जैसे लाखों बच्चे अब स्कूल जा पा रहे हैं। वसीम जोगी झोंपड़ी में अपने 4 भाई बहनों के साथ अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके फादर और मदर दोनों बीमार रहते हैं, तो वो घर में सबसे बड़ा बच्चा है। तो वो सुबह उठते ही सब्जी मंडी है पास में, वहाँ जाता है, सब्जियाँ बीनता है। वहाँ पर ट्रालियाँ, ट्रैक्टर सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं मंडी में आने, सब्जियों से भरे हुए होते हैं।
तो जैसे भी स्लोप पर ट्रालियाँ चढ़ती हैं तो कुछ सब्जियां नीचे गिर जाती हैं, या एक दिन पहले की कोई बची हुई सब्जियां जो रेडी वाले वहाँ पर फेंक जाते हैं बची हुई सब्जियों को, वो उन सब्जियों को इकट्ठा करते थे। वो सब्जियां खुद घर के लिए ले आता है, कुछ वहाँ बेच देता है, तो इससे उनका घर का गुजारा हो रहा था। सब्जियों को लेकर 2-3 घंटे में वापस अपनी झुग्गियों में आते थे। उसके बाद उनके मन में ये क्यूरियोसिटी होती थी कि कब हम हमारी क्लास में बैठें। हमने जब पेरेंट्स से बातचीत की, उन्हें हमने मनाया, लेकिन एक बार तो उन्होंने मना कर दिया। जाहिर सी बात है, वो वही बात दोहराते हैं कि हमारी जीविका इन्हीं बच्चों से चलती है। लेकिन जब हमने उनको समझाया तो उन्होंने अपने बच्चे को भेजना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वो हमारे एसटीसी पे आने लगा और उनका परिवार है, उन्होंने अपने बाकी तीनों बच्चों को भी भेजना शुरू कर दिया। वो बच्चे तैयार होकर हमें 7-8 बजे तक वो सेंटर पर हमारे ईवी के पहुंचने से पहले, हमारे पहुंचने से पहले वो बच्चे उस जगह को साफ़ करके मैट बिछाकर बैठे मिलते थे। वो बच्चे यूनिफॉर्म में होते थे, उन बच्चों के हाथ में बुक्स होती थी, वो बच्चे पढ़ रहे होते थे और उनके पेरेंट्स भी इन बच्चों की पढ़ाई से बहुत खुश थे। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए विशेष तौर पर चलाए जा रहे अभियान के तहत वसीम को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ा गया, जहां उसे उसकी उम्र के हिसाब से ट्रेन किया गया। वसीम के मन में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा गया। स्कूल जाने के बाद वसीम की दुनिया पूरी तरह से बदलने लगी है। हर कोई सोचता है कि बच्चा मेरा बहुत ऊंचा जाए और बड़ा नाम करे, बस यही है सपना। और क्या बताएं सर, अभी नहीं कहेंगे कि डीएम बने, एसडीएम बने, कलेक्टर बने, बस बच्चा हमारा नौकरी करने वाला हो, 2 पैसे कमाने वाला हो, बस हमारी यही है। शुरू में वसीम में जो चेंजेस देखे हैं, सबसे पहले है कि वो सुबह उठता था, जैसे उठता था उसी रूप में वो सब्जी मंडी चला जाता है और पूरे दिन 7-7, 8-8 दिन नहाता भी नहीं था। लेकिन जब से हम एसटीसी पे उसको लाना शुरू किया, उसके बाद हमने धीरे धीरे उसमें वो चेंज किए, साफ़ सफाई रखना, घर को, मतलब उसके बाद उसके बोलने चालने के हर तरीके में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और बच्चा इंटेलिजेंट भी बहुत है। वसीम अब स्कूल जाने लगा है और वसीम जैसे बच्चों को स्कूल पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं एजुकेशन वॉलंटियर्स। जिनको कुछ इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वे हर पड़ाव पर बच्चों और सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एजुकेशन वॉलंटियर्स को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और इन्हीं स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में बच्चों को 20 से 25 के ग्रुप में पढ़ाया जाता है, जिसे ब्रिज कोर्स भी कहते हैं। इस ब्रिज कोर्स की मदद से ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी किताब नहीं थामी, उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वे अपने हम उम्र छात्र छात्राओं के साथ स्कूल में बैठकर पढ़ सकें। हमारा जो टीचर है वो 3 तरीके से काम करता है। पहला, ओपनिंग ऑफ द क्लासरूम, क्योंकि बच्चा है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, डिफरेंट कल्चर से आता है और उसके घर का जो व्यवहार होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत अलग किस्म का होता है। तो उस सभी बच्चे को एक साथ एक पेज पे लाने के लिए एक क्विक ओपनिंग होती है जिसमें हम एनर्जाइज़र यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम मेडिटेशन से दिन स्टार्ट करते हैं, जहाँ 1 मिनट बच्चे को आँख बंद करके संतुलित विचारों में को लाते हैं ताकि बच्चा सब क्लासरूम में वापस आ पाए अगर अलग अलग जगह थॉट्स हैं तो। फिर वो बच्चों को एक्टिविटी पीयर्स में डिवाइड करते हैं, 5-5 के 3-3 के बच्चों को उनके लर्निंग लेवल के हिसाब से, और फिर एक हम अपनी टीचिंग जो भी टॉपिक सिलेक्टेड है उसको एक्टिविटी से कंबाइन करके और डिलीवर करते हैं कंटेंट को। With the Right to Get Education Act, we wanted to create a program that on one side was aligned with the राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते थे
जो एक तरफ तो उस समय के सर्व शिक्षा अभियान के हिसाब से हो और दूसरी तरफ हर बच्चे की उम्र के हिसाब से भी हो, जो बच्चों को किसी भी लर्निंग लेवल पे एंटर करने में मदद करे। हमें लगता है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि जब वो स्कूल में जाते हैं तो उनको वहाँ चल रही पढ़ाई के हिसाब से एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। हम चाहते थे कि इन बच्चों के साथ ऐसा ना हो। जैसे ही जब बच्चे लर्निंग लेवल अचीव करते हैं अपनी क्लास का, पहले एक बेस लाइन टेस्ट हुआ, फिर एंड लाइन टेस्ट हुआ। इन बच्चों ने जैसे ही एंड लाइन टेस्ट जो बच्चा क्लियर कर जाता है उसको हम उस क्लास के साथ जिसमें उसको एडमिट किया हुआ है मर्ज कर देते हैं, उस क्लास में उसको मेन स्ट्रीम कर देते हैं। और उसके बाद कि उस बच्चे की दूसरे बच्चों के साथ एडजस्टमेंट हो सके, न्यू एनवायरनमेंट में वो सेट हो सके, एक पीयर ग्रुप है जो उसका वो फ्रेम हो सके, उसके टीचर के साथ उसके रिलेशंस अच्छे हो सकें। तो एक फॉलोअप हमारा 3 मंथ का डिस्पाइट द ब्रिज प्रोग्राम हम वो करते हैं फॉलोअप के नाम पर, जहाँ एजुकेशन वॉलंटियर टाइम टू टाइम उस बच्चे के पास जाता है, जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको सुन के उसको सॉर्ट आउट करते हैं। हमारी जो एकेडमिक अथॉरिटी SCRT है हरियाणा की, इन्होंने इकट्ठे काम किया और एक स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा डेवलप किया कि इन बच्चों को कैसे लर्निंग लेवल तक लेके आना है इनकी एज अप्रोप्रिएट क्लास से, और कैसे उसको इंटरेक्टिव बनाना है, कैसे उसको एंटरटेनमेंट उसको दिखानी है। क्योंकि TLM उसमें बहुत यूज़ होनी थी, तो हमारी TLM पर फोकस रहता था जो उस सराउंडिंग में हमें जो भी कुछ मिल रहा है। अगर वो बच्चे काउंटिंग सीख रहे हैं तो वो पेबल्स मार्बल्स इकट्ठा करते थे, 1 2 3 उससे सीखते थे। अगर बॉडी पार्ट्स है, एक बच्चा है सामने, उसको दिखा के बॉडी पार्ट्स हो रहे हैं। अगर एक प्लांट के, एक ट्री के बॉडी पार्ट्स हैं तो हम उसको ओपन एरिया में ले जा रहे हैं। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स हैं। तो ये सब लर्निंग बाय डूइंग जो मेन हमारा फोकस था इस पर था, तो ये हमारी NGO ने इसमें हेल्प की। हम लोग एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल डेवलप कर पाए। हरियाणा सरकार और समाज सेवी संगठन इस अभियान को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। साल 2019 तक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए कुल 10 जिलों में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे थे। इन्हें बीते 3 साल में 2 गुना कर दिया गया है। फिलहाल हरियाणा के कुल 22 जिलों में 984 स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमने करीबन 77,000 जो बच्चे हैं इस ब्रिज कोर्सेस का इन्होंने फ़ायदा उठाया है और इनको हम मेन स्ट्रीम हम इनको कर पाए हैं। इन बच्चों के लिए पाठ्यक्रम इस तरीके से बनाया जाता है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ उनके भीतर छिपी प्रतिभाओं को भी निखारा जा सके। क्या चीज लग रही है आपको ये बच्चों? आप जो ये देख रहे हो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का मॉडल है और इस पूरे प्लांट का जो यहाँ मॉडल दिखाया गया है ऐसा ही प्लांट यहाँ गोरखपुर में बनने वाला है। एक्सपोजर ट्रिप्स रखते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। एक इन बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो सके, क्योंकि जिस कम्युनिटी से ये बच्चे आए हैं वहाँ पर मोस्टली ये नेग्लिजिबल होता है। तो इनको चाहे वो साइंस का पैनोरमा है, चाहे कोई न्यूक्लियर प्लांट है, तो ऐसी जगह पर इनको घूमने के लिए लेके जाते हैं। हमारे कुरुक्षेत्र के जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमारे महाभारत टाइम के, जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में या एक डिस्ट्रिक्ट के जो नियर बाय ऐसे प्लेसेस हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पर हम इन बच्चों को ज़रूर लेके जाते हैं। सरकार न सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी निभा रही है, बल्कि साथ ही साथ स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की दिनचर्या को अलग अलग तरह की गतिविधियों के जरिए रोचक भी बनाया जाता है, जिससे पढ़ाई में उनका मन लगा रहे। और कुछ ऐसे ही प्रयासों से स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल होने वाले छात्रों की तादाद साल दर साल बढ़ रही है।
साथ ही स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में ब्रिज कोर्स पूरा करके स्कूली शिक्षा शुरू करने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। सत्र 2019-20 में 17,089 बच्चों को स्कूल में दाखिले के बाद स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा गया, जिनमें से 13,011 यानी 76% बच्चे अपनी उम्र के अनुसार स्कूल की सामान्य कक्षाओं में बैठने के काबिल बने। सत्र 2021-22 में रिकॉर्ड और बेहतर हुआ। इस सत्र में स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के लिए एनरोल होने वाले बच्चों की संख्या 29,097 रही, जिनमें से करीब 87% बच्चे ब्रिज कोर्स के बाद हम उम्र छात्रों के साथ पढ़ने के काबिल बने। स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण के दौरान दर्जनों ऐसे बच्चे सामने आए जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तरह तरह की प्रतिभाओं के धनी हैं। सिरसा जिले के डबवाली गांव का रहने वाला संगीत ऐसे ही आउट ऑफ स्कूल बच्चों में से एक है, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ने के बाद अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिला। इन बच्चों में बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट है जो हमें देखने को मिला। जिस कल्चर को या हेरिटेज को शायद हम लोग भूल गए हैं, वो इन बच्चों में अभी भी इनके पेरेंट्स के थ्रू अभी भी जिंदा है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में ये इन्होंने उसको सेजा हुआ है। इन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपने जो इनके गुरु हैं, इनकी कम्युनिटी से इन्होंने सीखा हुआ है। करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर खो ना जाए। तो इसके लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने हर एक जो सेंटर था वहाँ पर कंपटीशंस भी करवाए, जिसमें इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली कि अपना डांस, जो अपनी सिंगिंग है या किसी के पास कुछ और टैलेंट है, या कुछ स्पोर्ट्स में इनकी एक्टिविटीज़ थी वो करवाई। उसके बाद उनका ब्लॉक लेवल पर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशंस करवाए। लेकिन कहते हैं ना कि चुनौतियां बताकर नहीं आती। एक ऐसी ही चुनौती साल 2020 में कोरोना महामारी के रूप में पूरे देश के सामने आ खड़ी हुई। पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो स्कूलों और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स को मजबूरन बंद करना पड़ा। इस मुश्किल समय में सरकार के सामने चुनौती ये थी कि जिन बच्चों का अभी किसी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है, उनकी पढ़ाई को अगर बीच में रोक दिया गया तो बच्चे राह से भटक जाएंगे और उनके विकास पर भी असर पड़ेगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने हार नहीं मानी। हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए एजुकेशन वॉलंटियर्स और शिक्षकों के जोश और जज्बे के आगे इस महामारी ने भी घुटने टेक दिए। इस सारी प्रक्रिया में दो चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा कि बच्चों को स्कूल तक लाना है और वो सारी व्यवस्थाएं वो सरकार से, अभिभावकों से करने की अपेक्षा की जाती है। इसको ध्यान में रख के हमें बहुत ज़रूरी तौर पर ये सारे के सारे कदम उठाने चाहिए और सरकार ने ये मकसद रखा है कि हम सब बच्चों को ट्रैक करें और ये कोशिश करें कि जीरो हमारा ड्रॉप आउट हो। जो भी प्रॉब्लम्स है आने वाले टाइम में वो नई जनरेशन ही सॉल्व कर सकती है। तो उस चीज़ों को देखते हुए वी आर क्रिएटिंग अ मूवमेंट ऑफ लीडर्स, जो कि लोकल यूथ है, जो इन बच्चों को, आउट ऑफ स्कूल बच्चों
और ड्रॉप आउट बच्चों को केटर कर रहे हैं, उनको वापस स्कूल में ला रहे हैं। और हमारा मकसद केवल मेन स्ट्रीम करना ही नहीं है, हम चाहते हैं बच्चा रिटेन भी करे स्कूल में। पूरे देश में जब कोरोना अपने चरम पर था, जब लोग घरों में कैद थे, तब शिक्षा विभाग ने 1-on-1 ट्रेनिंग की शुरुआत की, जिसके तहत एजुकेशन वॉलंटियर्स कोरोना के बीच पूरी सावधानी बरतते हुए बच्चों को उनके घर पर जाकर ट्रेनिंग देते रहे। साथ ही पार्क जैसी खुली जगह पर भी बच्चों की विशेष कक्षाएं लगाई गईं, जिससे बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके और स्थिति सामान्य होने पर बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। कोविड के दौरान भी, जो पिछले साल 21-22 में भी हमने बड़ी मेहनत करके इन ब्रिज कोर्सेज को चला के रखा। करीबन 25,000 बच्चे इस ब्रिज कोर्सेज में इन्होंने लाभान्वित हुए और इनको हम फॉर्मल स्कूलिंग, जो एज अप्रोप्रिएट इनके क्लासेस हैं, उस पे हम ला पाए हैं। कोरोना महामारी के दौरान में बहुत सी व्यवधाएं हमारे सामने आईं, और अगर शिक्षा स्तर की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये एक सेक्टर था जिस पे इसका इम्पैक्ट हुआ। हरियाणा में हमने देखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3S का एक फार्मूला दिया, स्टे एट होम, स्टडी एट होम एंड वी विल ब्रिंग स्कूल एट होम। इसके माध्यम से हमने कोशिश किया बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई, यूट्यूब के माध्यम से एजुसेट के सिस्टम को इसके साथ में जोड़ा गया, टेलीविज़न को जोड़ा गया। लेकिन हमने देखा जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते थे, और ख़ास तौर पे ऐसी कैटेगरी के लोग जो स्कूल में पहले नहीं थे, तो उनको भी इस सारी संस्थाओं और इस सारी व्यवस्थाओं के बीच में जोड़ते हुए विशेष प्रयत्न किए गए, और ये कोशिश की गई कि इनको किसी भी खुली जगह पे, पार्क में, आजू बाजू के जो है ना धर्मशाला में या किसी भी चौपाल में, उन सब लोगों को इकट्ठा करके, ताकि कोरोना के दौरान में जो जितनी भी हमारी समस्याएं थीं उसको भी ध्यान में रखकर इनको शिक्षा के स्तर पर किस तरह से जोड़ा जाए, ये कार्रवाई की गई। और मुझे खुशी है इस बात को कि जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता चला गया, बच्चे स्कूल से हट गए, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाओं में इन सब लोगों को जोड़ा, और हमारी कोशिशों के बावजूद जो हमें दिक्कतें आ रही थी उसमें बहुत अच्छी अप्रत्याशित हमें सफलता मिली। शिक्षा के क्षेत्र में जब समाज की भागीदारी बढ़ जाती है तो बच्चों के भविष्य की संरचना और तेजी से बदलने लगती है। स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर के जरिए सामाजिक संगठन, शिक्षक और तमाम वॉलंटियर्स तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, साथ ही समाज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता दिख रहा है। क्योंकि शिक्षा को लेकर जब समाज जागरूक होगा तो देश के आने वाले कल के नागरिक अधिक सजग और जागरूक बनेंगे। ऐसी ही कहानी है सिरसा जिले के अलीपुर टीटू खेड़ा कलां गांव की। 1,500 से 2,000 की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार ही रहते हैं। सन 1972 तक इस गांव में न तो कोई स्कूल था और न ही लोग शिक्षा के महत्व से वाकिफ थे। लेकिन सरदार दल सिंह के मजबूत इरादों ने न सिर्फ शिक्षा का महत्व गांव वालों को समझाया, बल्कि उनके प्रयासों से यहां पर 2 प्राइमरी स्कूल भी खुले। जब पाकिस्तान से वो आए तो हमारा पढ़ने का कोई साधन नज़दीक कोई भी नहीं था, तो उन्होंने कैसे कोशिश करी, और कोशिश करने के बाद सन 1973 में एक कमरा बनाकर और हमारी पढ़ाई शुरू करवाई। फिर उस स्कूल को गवर्नमेंट करवाया, और गवर्नमेंट 1973 में गवर्नमेंट करवाने के बाद हमारी पढ़ाई उन्होंने शुरू करवाई। आज इस गांव का हर एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, और जब कभी कोई बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़ देता है तो गांव के लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा देते हैं। माँ बाप का दिल फिर खुश होता है जी, अगर बच्चे पढ़कर कुछ बने। हम इतनी गरीबी सोनी देख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
यह सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, बच्चों को वर्दियों के, कॉपियों के पैसे, वर्दी के, माँ बाप का कोई खर्चा नहीं है जी। जितना भी हो सकता है सरकार हमारी बहुत सहायता कर रही है। ऐसे ही करते रहे तो हम बहुत आगे चले जाएंगे जी। जो आजकल के बच्चे हैं सरकारी पढ़ के ही बन सकते हैं जो बन सकते हैं जी। पहले भी इस स्कूल में काफ़ी अच्छे से पढ़ कर बड़े बड़े अच्छी पोस्ट पे गए हैं। आगे भी भगवान से उम्मीद है और हमें पक्का विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे गांव के बच्चे बहुत नाम कमाएंगे और अच्छी पोस्ट पर जाएंगे। हरियाणा सरकार के लिए ये अभियान किसी मिशन से कम नहीं है। समाज के बेहतरीन कल और बच्चों के ख्वाबों को उड़ान देने का सपना संजोए हरियाणा सरकार इस क्षेत्र में दिन रात कार्यरत है। कोई हमारे इरादे तो समझे जरा, कोई हमारे इरादे तो समझे जरा। जमी के जगह जगह पर स्कूल चाहते हैं, जमी के जगह जगह पर स्कूल चाहते हैं। सपना है वो हमारा। साथ ही परिवारों के साथ साथ तमाम समाज सेवी संगठन और सरकारी विभाग मिलकर इस शपथ के साथ डटे हुए हैं कि सभी को मिलकर शिक्षा के इंद्रधनुष से समाज में रंग भरने हैं। प्यारे बच्चों, चलो हम सब मिलकर स्कूल चलें। स्कूल वो ऐसी संस्था है जहाँ पर हर बच्चे को होना चाहिए। किसी वजह से आप नहीं जा पाए, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक बार फिर हम सब आपके साथ आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए स्कूल ले जाने के लिए आए हैं और मुझे पूरी आशा है कि आप भी स्कूल आएंगे। आपके अभिभावकों से भी मैं अपील करता हूँ, समाज के तमाम वर्गों के संबंधित लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर जो बच्चे स्कूलों से महरूम हो गए हैं उन्हें एक बार फिर स्कूल के द्वार तक लेके आएँ, अपना भरसक प्रयत्न करें और उन सब को वो शिक्षा के वो दरवाजे खोलें जिसकी वजह से वो दूर रह गए हैं। प्यारे बच्चों, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन बच्चों के हाथ में होता है कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और अपने सपनों को साकार करें और पूरी उड़ान भरें। प्यारे बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब आप ही में से कोई बच्चे शायद यहाँ भी बैठे होंगे, शायद यहाँ बैठे होंगे और बड़ी अच्छी जगहों में बैठे होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत पढ़ो, बहुत आगे जाओ, शिक्षा रूपी पंख लेकर ऊंचे उड़ान भरो। बहुत प्यारे बच्चों, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे चमकते हुए वो सितारे हो जो कुछ समय के लिए धूमिल हो गए थे। आपके नन्हे नन्हे हाथों में जहाँ किताबें होनी चाहिए थी वो कहीं ढाबे पर जूठे बर्तन मांज रहे थे, कहीं वो भीख मांग रहे थे, कहीं वो धूल और धुएं से भरे हुए फैक्ट्री के वातावरण में काम कर रहे थे। लेकिन अब आपको ढूंढ लिया गया है। आपको आपका शिक्षा रूपी हक पूर्ण रूप से दिया जाएगा। आप खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, सफल इंसान बनो। मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले कल में ये पूरी कायनात आपकी रोशनी से जगमग जगमग करेगी। तारे ज़मीन